हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग प्रक्षेप्य गति पर आंकिक प्रश्न हल करेंगे। इसके पहले हम लोग प्रक्षेप्य गति के बारे में कुछ सूत्र पढ़ चुके हैं, जैसे प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g होती है। प्रक्षेप का अधिकतम क्षैतिज परास यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपान जी होता है। और प्रक्षेप का उड्डयन काल जितने समय वो हवा में रहता है 2u साइन थीटा अपान जी होता है। इसके अलावा कुछ तथ्य हमें जो याद रखने हैं कि किसी भी समय पर प्रक्षेप का वेग उसके क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक दोनों के योग के बराबर होता है। पूरी गति के दौरान प्रक्षेप का क्षैतिज घटक नियत रहता है, यू एक्स बराबर यू कास थीटा। यू अगर प्रारंभिक वेग है जिससे प्रक्षेपण किया गया है और थीटा प्रक्षेपण कोण है क्षैतिज से। वेग का जो ऊर्ध्व घटक होता है वो यू साइन थीटा होता है। अधिकतम ऊंचाई पर वेग का ऊर्ध्व घटक शून्य होता है, केवल क्षैतिज घटक रहता है और पूरी गति के दौरान क्षैतिज घटक नियत बना रहता है। तो इन कुछ तथ्यों को याद रखते हुए बाकी जहां आवश्यकता होगी हम लोग गति के समीकरणों का उपयोग करते हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम लोग एक प्रश्न देखते हैं कि एक तोप से 500 मीटर की क्षैतिज दूरी पर गोला फेंकना है। यदि तोप से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गोला फेंका जाता हो तो गोले का क्षैतिज से प्रक्षेपण कोण क्या होगा। दिया हुआ है g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या क्या प्रश्न में मालूम है। तोप से गोला फेंक रहे हैं, 500 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंकना है, यानी ये परास हो गया। 500 मीटर क्या है हमारा क्षैतिज परास, r बराबर 500 मीटर। और ये पता है कि 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गोला फेंका जाता है, यानी ये प्रक्षेपण वेग हो गया, है ना। तो u बराबर 100 मीटर प्रति सेकंड। और क्या मालूम है, गोले का क्षैतिज से प्रक्षेपण कोण क्या होगा ये निकालना है। ध्यान देना, क्षैतिज से प्रक्षेपण कोण का मतलब जैसे मान लो तो ऐसे ये क्षैतिज दिशा है और यहाँ से ऐसे ये कोण बनाते हुए, कितना कोण बनाते हुए फेंका गया है, ये u वेग से फेंका जा रहा है और ये क्षैतिज दिशा है, ठीक है। तो ये कोण हमको निकालना है कि इस वेग से हम फेंकें और इतनी दूर तक जाए और g का मान इतना है तो प्रक्षेपण कोण थीटा क्षैतिज से कितना रहा होगा। थीटा का मान आप बदलते जाओगे तो परास बदलता जाएगा। सूत्र हमें पता है, क्षैतिज परास r बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपान जी। अब यहाँ हमें ए थीटा को छोड़ करके बाकी राशियों के मान पता है तो हम मान रख देते हैं सबके। r का मान हो गया u हो गया साइन टू थीटा अपान जी, ठीक है। 100 गुणा 100/10, एक जीरो कट गया, 100 गुणे 10 यानी 1000 साइन टू थीटा, और ये किसके 500 के बराबर है। थीटा निकालना है, साइन टू थीटा को आप एक तरफ छोड़ दो तो 500 बटे ये 1000 इधर आ जाएगा, यानी 1/2। और 1/2 साइन थीटा के किस मान के लिए होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। इसका मतलब 2 थीटा 30 अंश के बराबर है, इसका मतलब थीटा 15 अंश के बराबर है। यानी क्षैतिज से अगर हम 15 अंश का कोण बनाते हुए तोप की नाल को रखें तो गोले का प्रक्षेपण कोण इतना होगा। और एक चीज़ और हम लोगों ने पढ़ी थी कि चाहे आप क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंको चाहे 90 माइनस थीटा पर फेंको, प्रक्षेपण कोण उतना ही होगा। तो अगर 15 अंश पे फेंकने पे जितनी दूर गया है 90 माइनस 15 अंश यानी 75 अंश पे भी फेंकेंगे तो भी प्रक्षेपण कोण वही होगा, परास वही होगा, यानी गोला उतनी ही दूर जाएगा। तो हमारे पास दो उत्तर हैं। चौथा प्रक्षेपण कोण हमारा होगा क्षैतिज दिशा से या तो आप 15 अंश पर फेंको या फिर आप 75 अंश पर फेंको, तो उन दोनों स्थितियों में परास 500 मीटर होगा, यानी गोला 500 मीटर की क्षैतिज दूरी पर गिरेगा। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, एक प्रक्षेप क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर 14 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया गया है। पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप के वेग का मान और दिशा लिखिए। दिया गया है g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं ध्यान दिला दूं, देखो प्रश्नों में चूंकि हम लोग हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर मात्रकों को हम लोग हिंदी में लिखते हैं, पर सवाल हल करते समय जानबूझ के हम मात्रकों के प्रतीक लिख लेते हैं। ये केवल इसका उद्देश्य ये होता है कि आपके मन में दोनों चीज़ें ध्यान में रहें कि ठीक है हिंदी में हम किस तरह से मात्रकों का नाम लिखते हैं और मात्रक का प्रतीक कैसे लिखते हैं। प्रतीक लिखना कई बार सुविधा संक्षिप्त होता है तो इस नाते सुविधाजनक आप कह सकते हो।
हाँ, प्रतीक में स्मॉल और कैपिटल का भी आप ध्यान रखा करें, तो ये ध्यान रखना। दूसरा ये कि प्रतीक के आगे बिंदु नहीं लगाते हैं। जैसे मीटर का प्रतीक स्मॉल एम है तो ऐसा नहीं कि एम के आगे डॉट लगा देंगे कि वो मीटर का संक्षिप्त रूप है। तो फिलहाल इस प्रश्न पे आते हैं। क्या क्या मालूम है? क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर फेंका गया है प्रक्षेपिका और ये प्रारंभिक वेग है, और कहा गया है कि अच्छा उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा। हम लोग अगर थ्योरी, ये चीज़ हमें याद है कि उच्चतम बिंदु पर केवल वेग का क्षैतिज घटक रहता है, वहाँ पर वेग का ऊर्ध्व घटक शून्य होता है। शेष किसी भी स्थान पर चूंकि वेग का क्षैतिज घटक यू कास थीटा नियत है पूरी गति के दौरान, और ऊर्ध्व घटक यू साइन थीटा, वो दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दो लंबवत सदिशों को आप जोड़ोगे तो सीधे उनके वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर, यानी किसी भी प्रक्षेपण पथ के किसी भी बिंदु पर वेग का मान यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर होगा। या आप कह लो कि u अगर आपने प्रारंभिक कहा था तो उस स्थान पर वेग यानी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर उसका वर्गमूल होगा। यहाँ पहले तो हमने एक बार चित्र बना लिया है। ये हमारी क्षैतिज दिशा है, ये डॉटेड लाइन से जो ऊपर दिखाए हैं ऊर्ध्वाधर दिशा है। क्षैतिज को मान लो हम x अक्ष के अनुदिश ले रहे, ऊर्ध्वाधर मान लो इधर हम y अक्ष बता रहे। ये है जो प्रक्षेप शुरुआत में फेंका गया था 14 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और क्षैतिज से कोण 60 अंश था। ठीक, तो हमें मालूम क्या क्या है? थीटा यानी 60 अंश है, u का मान यानी प्रारंभ में प्रक्षेपण वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है। उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा ये निकालना है। तो उच्चतम बिंदु पर हमें पता है कि वेग का ऊर्ध्व घटक यानी यू वाई शून्य होता है। आप कह लो कि उस समय वहाँ वेग वी वाई था तो आप उसको वी वाई कह सकते हो। नहीं, यहाँ से आप कहोगे नहीं नहीं यू वाई तो हम प्रारंभिक वेग को कह रहे हैं, तो आप ठीक है वी वाई कह लो। और केवल क्षैतिज घटक यानी यहाँ भी उसी तरह अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम यू क्यों कहें तो वी एक्स कहेंगे, तो वी एक्स बराबर यू एक्स, क्योंकि वो पूरी गति के दौरान नियत है। तो उस समय जो वेग अगर v था तो उसका क्षैतिज घटक वी एक्स वो यू एक्स के बराबर यानी यू कास थीटा ही होगा। अब इसका मतलब वहाँ पर अगर हम वेग की बात करें तो v जो यू एक्स के बराबर है, क्योंकि यू वी वाई कुछ है नहीं, तो वो केवल बचा यू कास थीटा। यू का मान हमने रखा कास 60 अंश का मान 1/2, सरल कर लिए तो v का मान 7 मीटर प्रति सेकंड। और दिशा हमारी क्या आएगी? क्षैतिज दिशा में, क्योंकि ऊर्ध्व घटक कोई है नहीं, है ना। चलिए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकेगा? देखिए हमको पता क्या है, कितनी अधिकतम क्षैतिज दूरी तक हम फेंक सकते थे, और ध्यान देना वही खिलाड़ी है वही गेंद है, कितना अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकेगा। इस प्रश्न में चूंकि प्रारंभिक वेग का मान नहीं दिया है, थीटा नहीं दिया है, बाकी राशियां नहीं दी हैं, पर देखिए क्षैतिज दिशा में वो जितने अधिकतम प्रक्षेपण वेग से फेंक सकता था, ऊर्ध्वाधर के लिए भी अधिकतम वही उसका वेग होगा। यू का मान मतलब खिलाड़ी वही है तो उसकी सामर्थ्य वही है, ताकत वही है, वो उतने ही वेग से फेंक सकेगा। तब उस स्थिति में क्षैतिज परास अधिकतम के लिए 45 अंश पे फेंकेगा, अधिकतम ऊंचाई के लिए 90 अंश पर फेंकेगा क्षैतिज से। लेकिन सूत्र हमको क्या पता है? अच्छा, प्रश्न में हमको ये मालूम है कि आर का जो अधिकतम मान है क्षैतिज परास का वो 100 मीटर है, और ऊंचाई का अधिकतम मान कितना होगा जहां तक वो फेंक सकेगा निकालना है। सूत्र हमें पता है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी होता है। अब यहाँ यू जो मान अधिकतम हो सकता है आर का थीटा के बदलते हुए मानों के लिए, तो साइन 2 थीटा आपका 1 हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो बचेगा यू स्क्वायर अपान जी, ये आर का अधिकतम मान है। इसी प्रकार से अगर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एच की हम बात करें जो प्रक्षेप पे पहुंचता है जहां तक यानी गेंद, तो सूत्र है हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। यहाँ पर भी वही साइन थीटा का अधिकतम मान 1 यानी साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान 1, तो एच का अधिकतम मान यू स्क्वायर बटे 2g बचा। अब अगर यहाँ से आप देखो ये यू स्क्वायर बटे जी है, ये यू स्क्वायर बटे 2g है। इन दोनों समीकरणों से आप लिख सकते हो कि एच मैक्स बराबर 2 को अलग कर लो, 1/2 गुणा यू स्क्वायर बटा जी, और यू स्क्वायर बटे जी का मतलब आर मैक्स है, तो यानी एच मैक्स का मान आर मैक्स बटे 2 होगा। आर मैक्स यानी परास का अधिकतम मान 100 मीटर, वो हमने मान रख दिया, सरल कर लिया, 50 मीटर आ गया। एक लाइन का उत्तर था। अगर आपको मन में एक सूत्र याद रहता कि जो अधिकतम ऊंचाई होती है वो क्षैतिज परास का आधा होती है, तो या यू स्क्वायर बटे 2g होता है अधिकतम क्षैतिज परास और यू स्क्वायर बटे जी होती है अधिकतम ऊंचाई, तो ठीक है अगर ये ध्यान में यू स्क्वायर बटे जी होता है क्षैतिज परास और यू स्क्वायर बटे 2g होती है अधिकतम ऊंचाई।
अगर ये ध्यान में होते या एच मैक्स बराबर आर मैक्स बाई 2 तो हम डायरेक्ट इसका उत्तर लिख सकते थे जैसे बहुविकल्पी प्रश्नों में अगर होता। फिलहाल अगर नहीं ध्यान था, ये सूत्र हमें ध्यान में था, तो यहाँ से हम साइन थीटा का अधिकतम मान करते हुए हम ऐसे देख सकते हैं कि वही खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर अधिकतम 50 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता था। अब हम लोग आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न देखते हैं। एनसीईआरटी का ये प्रश्न है। एक लड़ाकू वायुयान 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 720 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है और किसी वायुयान भेदी तोप के ठीक ऊपर से गुजरता है। ऊर्ध्वाधर से तोप की नाल का क्या कोण हो जिससे 600 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दागा गया गोला वायुयान पर वार कर सके। वायुयान चालक को किस न्यूनतम ऊंचाई पर जहाज को उड़ाना चाहिए जिससे वायुयान गोला लगने से बच सके। क्या क्या दिया हुआ है चित्र के हिसाब से हम लोग समझ लेते हैं। समझ लो यहाँ पर एक आपकी तोप रखी हुई है, एक लड़ाकू विमान 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी इस वाले चित्र में कहें तो ओ ए का मान जिसे हम लोगों ने आगे एच कहा है वो 1.5 किलोमीटर है, यानी 1500 मीटर है। यहाँ से किसी समय पर यहाँ तोप रखी है, यहाँ से जहाज ठीक उसके ऊपर से गुजर रहा है और जहाज की जो क्षैतिज चाल है लिखा क्या है, ऊंचाई इतनी है और 720 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है, यानी जहाज सीधे क्षैतिज दिशा में जा रहा है पृथ्वी की सतह के समांतर। चाल दी हुई है, ठीक है, और ठीक ऊपर से गुजरता है। ऊर्ध्वाधर से तोप की नाल का क्या कोण होगा, ये अगर ऊर्ध्वाधर दिशा है तो यहाँ से तोप की नाल का कोण हमको निकालना है। खैर अभी हम लोग हमेशा सूत्रों में क्षैतिज से थीटा मानते रहे हैं, तो क्षैतिज से पहले निकाल लेते हैं, बाद में 90 माइनस थीटा कर देंगे तो हमको ऊर्ध्वाधर से कोण मिल जाएगा। तो यहाँ जैसे इस शब्द पे ध्यान रखना था कि ऊर्ध्वाधर से तोप की नाल का क्या कोण होगा। बाई चांस आप केवल कोण निकाल लेते क्षैतिज से तो उत्तर गलत होता। और गोला किस चाल से फेंका गया है, 600 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गोला दागा गया है। हमको ये निकालना है कि कोण कितना हो ऊर्ध्वाधर से कि यहाँ तोप से दागा गया गोला इस वायुयान से जाके टकरा सके, ठीक। और दूसरी एक बात एक पे पूछी गई थी, वैसे अलग से नहीं कहा गया है, लेकिन हम इसी कोण के लिए मान के चलेंगे कि इसी कोण पर अगर तोप की नाल रही होती तो वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा होता तो उसको गोला न लगता। तो हमने भी ये मान के लगाया है कि इसी कोण के लिए कितनी अधिकतम ऊंचाई तक गोला जाएगा। पहले जो लगाया है उसको देख लेते हैं, फिर दूसरा क्या हो सकता है उस पर आते हैं। तो चित्र जैसा बना है, चित्र का देख लेते हैं कि माना चित्र में ओ पर तोप स्थित है, यहाँ पर तोप है, वह इसके ऊपर ए से यहाँ इस बिंदु से वायुयान वी चाल से गुजरता है। ये वी चाल से वायुयान यहाँ गुजर रहा है क्षैतिज दिशा में, ठीक। यदि क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए यू वेग से गोला फेंका जाए, मान लो जो तोप से गोला फेंका गया है क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए है और यू वेग से गोला फेंका गया है, तो वी वायुयान की चाल है, यू गोले की चाल है, ठीक। फेंका जाए और मान लो अब देखो जैसे जैसे वायुयान आगे बढ़ेगा वैसे वैसे गोला भी परवलयाकार मार्ग पे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जाके उससे टकराएगा। मान लीजिए टी समय बाद टकराया तो टी समय में ये हवाई जहाज कितना दूर, वायुयान कितना दूर चला आया होगा, वी अगर उसकी चाल है तो वी गुणा टी समय तक पहुंच गया होगा वी पर, और उतने ही समय में क्षैतिज वेग गोले का कितना होगा, यू कास थीटा। ये समझो उस नियत यू कास थीटा वेग से जा रहा है ना। अब टी समय बाद अगर टकराया है तो यू कास थीटा और गुणे टी का मान यानी इसके वी के बराबर होने चाहिए। या आप सीधे कह लो कि यहाँ जब गोला छूटा था यहाँ से वायुयान था, दोनों की क्षैतिज चालें अगर बराबर होंगी तभी जाके टकरा पाएंगे कि जितनी देर में ये जितना आगे बढ़े उतनी देर में ये उतना आगे बढ़े। बाकी समय के साथ साथ गोला ऊपर जा रहा है तो बाकी क्षैतिज चाल नहीं समान होगी, तो जब यहाँ साथ थे तभी जहाँ टकराने वाली जगह पर भी जितनी दूर गोला चला है उतनी ही दूर जहाज चला है। देखते हैं इसको सूत्र के रूप में। तो अभी ये कि मान लो टी समय बाद टकराया तो टी समय में जितनी दूर जहाज चला है टी समय में उतनी ही दूर गोला क्षैतिज दूरी तय करना चाहिए। तो इसका मतलब वही हम लोगों ने लिखा है, टी समय बाद यह वायुयान से टकराए तो इस दौरान गोला व वायुयान दोनों समान क्षैतिज दूरी तय करेंगे। अतः तो फिर वायुयान द्वारा तय क्षैतिज दूरी v इंटू टी, गोले द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी उसके वेग का क्षैतिज घटक गुणा समय,
वेग का क्षैतिज घटक यू cos थीटा, गोले का गुणा टी, टी और टी दोनों तरफ गुणा में है, कट जाएगा, यानी v बराबर यू cos थीटा होना चाहिए। यहाँ से आप कह सकते हो cos थीटा बराबर v बटे यू होगा। ठीक, अब ये तो हम लोगों ने थोड़ा चित्र बना के स्थिति के बारे में समझा था। अब प्रश्न में क्या क्या दिया है, एक दिया है कि कितनी ऊंचाई पर जहाज उड़ रहा है, तो यच का मान 1.5 किलोमीटर यानी 1500 मीटर हो गया। जब v हमने वेग माना है वायुयान का, तो v कितना है 720 किलोमीटर प्रति घंटा। ये यसाई मात्रक में नहीं है, एक वेग ध्यान देना मीटर प्रति सेकंड में दिया है, एक वेग किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। हमेशा हम लोग आदत बना लें कि जब भी कभी आंकिक प्रश्न हल कर रहे होंगे, ज़्यादातर स्थितियों में हम यसाई मात्रकों में सारी राशियों को अगर बदल लेंगे तो आसानी होगी, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। नहीं ऐसा ना हो कि गलती से एक राशि एक मात्रक की पद्धति में छूट जाए, दूसरी राशि दूसरे मात्रकों की पद्धति में। तो 720 किलोमीटर प्रति घंटा ना तो समय का मात्रक घंटा यसाई यूनिट में होता है और ना ही दूरी का किलोमीटर, तो इसको बदलेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 से गुणा करते हैं। मीटर प्रति सेकंड बड़ा मात्रक है तो उसके साथ 5 आंकिक मान छोटा हो जाएगा, तो 720 गुणे 5/18 करेंगे। ये वायुयान की चाल के लिए 18 चौक 72 40, 40 गुणा 5 यानी 200 मीटर प्रति सेकंड आया हमारा वायुयान की चाल। और तोप की गोले की चाल पता है हमको, u बराबर 600 मीटर प्रति सेकंड है ना। अब इस वाले समीकरण से आप देखिए cos थीटा क्या हो जाएगा, v बटा यू, v का मतलब वायुयान की चाल, u का मतलब गोले की चाल, तो 200 मीटर प्रति सेकंड बटे 600 मीटर प्रति सेकंड यानी 200 बटे 600 यानी 1/3। ये क्या है cos थीटा, तो थीटा को आप कह सकते हो cos इनवर्स 1/3। अब अगर मान लो हमको सारणी से या कहीं से देख के हम मान निकाल लेते कि ये cos थीटा के किस मान के लिए 1/3 cos थीटा होगा, तो वहाँ से cos इनवर्स 1/3 का मान इतना आया। अदरवाइज अगर ना पता होता तो हम सीधे इतने पर भी उत्तर छोड़ देते। या मान लो प्रश्न में कभी कभार दे दिया जाता है कि दिया है cos 70.5 अंश बराबर 1/3, तो अगर इस तरह कुछ दिया होता तब तो आसानी होती। खैर, नहीं तो हम लोग cos इनवर्स 1/3 पे उत्तर छोड़ देते। और ये ध्यान देना, ये क्षैतिज से बना कोण है ना, तो ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनेगा 90 माइनस थीटा। यहाँ से थीटा कोण बन रहा है, हम पूछ रहे हैं अच्छा यहाँ से कितना घुमाएंगे नाल को, तो यहाँ से 90 माइनस थीटा घुमाएंगे यानी 90 माइनस 70.5 यानी 19.5 अंश ऊर्ध्वाधर से कोण पर जब तोप की नाल होगी तो वह गोले वायुयान से टकराएगी जाके। दूसरा, अगर उसी उतने ही नाल के उतने ही कोण पर फिर आप बताइए अच्छा जहाज कितना ऊंचाई पर उड़ रहा होता कि उससे गोला न टकराए। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि एच का जो अधिकतम मान क्या हो सकता था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। अभी फिलहाल हम थीटा अगर वही फिक्स कर रहे हैं, चूंकि हम cos थीटा के पदों में यहाँ लिख चुके हैं 1/3, नहीं तो अभी आपसे कहते कि अच्छा अब साइन 70.5 अंश का मान बताइए। तो ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान हमें सीधे नहीं ज्ञात हैं उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बचने की कोशिश करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है त्रिकोणमिति में, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। तो cos थीटा का मान 1/3 पता है, तो cos स्क्वायर थीटा 1/9 हो जाएगा, है ना, वो मान रख लेंगे। अब जो मान हमें पता है इसमें रख देंगे u वेग है हमारा गोले का, तो 600 गुणे 600, g का मान 10 दिया हुआ है, 1 माइनस cos थीटा का मान 1/3 है, तो cos स्क्वायर थीटा 1/9 हो गया। इसी को सरल कर लेंगे, है ना, जैसे यहाँ एक 0 कट गया, 60/2 बचा तो 30 आ गया, 600 गुणे 30 गुणे 8/9, फिर एक काट दिए, 3 त्रिकोणों 3 दाम 30 और यहाँ 3 200, 200 गुणे ये 2000 गुणे 8 यानी 16,000 मीटर यानी 16 किलोमीटर। तो इसका मतलब अगर 16 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर जहाज उड़ रहा होता तो नाल के उतने कोण पर रहने पर गोला उससे कभी नहीं टकराता। ठीक। दूसरा, इसी प्रश्न में हम थोड़ा सा चेंज कर सकते थे। एक स्थिति हम ये भी कह सकते थे अच्छा कि आप नाल का कोई भी कोण रख लीजिए, बताइए अब जहाज कितनी अधिकतम ऊंचाई पर उड़े कि ना टकराए। तो फिर हम साइन स्क्वायर थीटा को छोड़ देते, इसको 1 मान लेते हैं ना, क्योंकि अधिकतम इसका मान, तब हम u²/2g निकालते तो इससे थोड़ा ज़्यादा आता। फिलहाल इस प्रश्न में अभी हम लोग उसी स्थिति में निकाल रहे हैं कि नाल जब उतना ही कोण बना रही है तो कहाँ जाके कितनी ऊंचाई पे वायुयान उड़े कि ना टकराए। तो 2 उत्तर, एक तो ये कि नाल का ऊर्ध्वाधर से कोण 19.5 अंश हो तब टकराएगा, और दूसरा कि अगर 16 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा है जहाज
तो गोला उससे नहीं टकरा पाएगा उस स्थिति में। आइए 5वां प्रश्न लगाते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्षैतिज से 30 अंश कोण पर दागने पर कोई गोली 3 किलोमीटर दूर गिरती है। इसके प्रक्षेपण कोण का समायोजन करके क्या 5 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य का भेदन किया जा सकता है। दो चीज़ें दी हुई हैं। एक, हम लोगों को ये कहा गया है कि जब आप क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर फेंकते हो तो उस स्थिति में गोली 3 किलोमीटर दूर जाती है, मतलब 3 किलोमीटर दूर का कोई लक्ष्य है उसको भेदती है। और दोबारा कहें कि क्या थीटा का हम कोई ऐसा मान रख सकते हैं कि 5 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य का हम भेदन कर सकें। एक तरीके से हमने सवाल लगाया है, इसको बदल बदल के थोड़े बदलाव के साथ आप कई तरीके से लगा सकते हो। पहले तो जो तरीका हम लगाए हैं उससे देख लेते हैं। पहली स्थिति में क्या दिया है, θ1 30 अंश है और पहली स्थिति में हमारा जो क्षैतिज परास है इतनी दूरी पर गिरती है ना, 3 किलोमीटर है। यसाई मात्रक में भी बदल लेते हैं, मान लो आगे ज़रूरत पड़े तो 3000 मीटर हो गया। दूसरी स्थिति में θ2 पूछा गया है कि क्षैतिज से हम कितना कोण बना के फेंकें कि फिर दूसरी स्थिति में हमारा परास कितना है, R2 का मान हमारे 5 किलोमीटर हो यानी 5000 मीटर हो जाए। ठीक, अब अगर हम मान लें कि गोली का प्रारंभिक वेग u है और गुरुत्वीय त्वरण उस स्थान पर g है, तो एक सूत्र हमें पता है क्षैतिज परास का, है ना, R बराबर u² sin 2θ अपान g। यहाँ से u² बटे g को आप कह सकते हो कि R बटे sin 2θ के बराबर होगा। कह सकते हैं u² बटे g इधर छोड़ दो, sin 2θ इधर लेके चले आओ। तो अब इसी में पहली स्थिति में देख, अब u² बटे g हमारा दोनों स्थितियों में रहेगा, हमको R और थीटा के बीच में हम लोग यहाँ से देख लेंगे, है ना। अब u² बटे g पहली स्थिति में क्या है, पहली स्थिति में R1 हो जाएगा, ये θ1 हो जाएगा। R1 कितना है 3000 मीटर, ठीक। θ1 कितना है 30 अंश, तो sin 2θ1 कितना हो जाएगा sin 60 अंश, ठीक है। मान रख लिया, sin 60 अंश का मान √3 बटा 2, तो 3 नीचे रहेगा, बटा 2 है तो ऊपर चला जाएगा, यानी 3000 गुणे 2, इसको 0.2 मत समझना है, 3000 गुणे 2 है, तो ऐसे आप लिख लो डाउट हो तो ये ऊपर हो गया 6000, नीचे बटे √3, u² बटे g का मान है। अच्छा, दूसरी स्थिति में भी हम लोग अगर देखें तो u² बटे g का वही मान R2 बटे sin 2θ2 के बराबर होना चाहिए। R2 कितना है, हम 5000 मीटर कह रहे हैं, θ2 वही तो हमको निकालना है कि θ2 के किस मान के लिए उतना होगा। अब हम ये कर सकते हैं ना कि u² बटे g का मान हम लोगों ने यहाँ निकाला ही था, वही मान यहाँ रख करके हम sin θ2 का मान निकालेंगे। तो दूसरी स्थिति में जो ये आया था ना, यहाँ से आप sin 2θt को इधर कर लिए, u² बटे g मान लो हम इधर लेके चले गए और u² बटे g का जो मान था यहाँ से रख लिए, तो 6000 बटे √3 यानी ये ऊपर चला गया। अब इसको काटे तो 3 0 3 0 कट गए, 5 बटे 6 बचा, वर्गमूल 3 का मान 1.732 लगभग, और भाग गुणा किए इसको और भाग दिए, सरल किए तो sin 2θ2 का मान हमारा 1.443 आया। पर आप ध्यान दो, थीटा के किसी भी मान के लिए sin थीटा का मान 1 से ज़्यादा तो होता नहीं है। तो इस प्रश्न में हमारी ये 5 किलोमीटर वाली दूरी तक तभी गोली पहुंच सकती थी जब हमारे sin 2θ2 का मान इतना होता। जब 1 से बड़ा होता नहीं है तो इसका मतलब sin 2θ2 का यह मान संभव नहीं है। तो जब sin 2θ 1 से बड़ा हो नहीं सकता तो θ2 के किसी भी मान के लिए गोली 5 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य का इस स्थिति में भेदन नहीं कर पाएगी। अब इस प्रश्न को और दूसरा कैसे लगा सकते थे, एक हम यहाँ से ये कर सकते थे ना कि क्षैतिज परास का अधिकतम मान कितना होता है, थीटा बराबर 45 अंश के लिए, तो यहाँ से हम r का मान निकाल लेते ना। पहली स्थिति में r बराबर, ठीक है, उसको हम u/g के पदों में निकाल लेते। अब sin 2θ 45 अंश के लिए हम देख लेते कि क्या ये पूरा हो रहा है कि नहीं, है ना। तो हम लोग देख लेते कि अगर हम इसका अधिकतम मान देखते sin 2θ 1 होने पर तो 5000 बटा 1, और ये 5000 इससे तो कम ही है ना। दूसरा हम ऐसे कह सकते थे कि sin 2θ का अधिकतम मान 1 हो सकता था। तो जब ये शर्त पूरी हो रही होती तो हमारा आता कि अधिकतम वाले में हमारा 5000 आना चाहिए u² बटे g, और यहाँ था कि u² बटे g अधिकतम इतना आया था, तो 6000 बटे √3 और 5000 बराबर नहीं है, इसलिए वो मान संभव नहीं है। तीसरा हम लोग ये कर सकते थे कि g का मान कुछ रख करके हम u का मान निकाल सकते थे, है ना। इस समीकरण में मान लेते कि g का मान 10 है या 9.8 है, तो वो मान करके हम पहले यहाँ u का मान निकाल लेते,
फिर दूसरी स्थिति में हम u का मान रख देते हैं। तो ठीक है, इस तरह थोड़ा बदल बदल के हम कई तरीके से देख सकते हैं। इस प्रश्न में फिलहाल केवल इतना कि थीटा के किसी भी मान के लिए 5 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य का भेदन संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए अगर हम कर रहे होते तो साइन थीटा का मान मतलब साइन 2 थीटा हमारा ये 1 से बड़ा आ रहा था, और 1 से बड़ा मान संभव नहीं है। एक सवाल और देख लेते हैं। एनसीईआरटी का एक प्रश्न है, इसको देखते हैं। किसी लंबे हाल की छत 25 मीटर ऊंची है, वह अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी जिसमें 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी गई कोई गेंद छत से टकराए बिना गुजर जाए। क्या क्या दिया हुआ है? एक हाल है, काफ़ी लंबा हाल है, यानी जितनी हमको क्षैतिज दूरी की ज़रूरत है उतना मिल सकता है। छत की ऊंचाई 25 मीटर है, और हमको निकालना है कि अगर ये कोई एक गेंद है जो 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी गई हो, तो हम कितना दूर के लिए फेंकें। क्षैतिज दूरी हम क्या रखें कि चाल हमारी फिक्स है, 40 मीटर प्रति सेकंड है। क्षैतिज दूरी हमको निकालनी है कि कितना दूर के लिए हम फेंकें ताकि छत से टकराए नहीं गेंद। टकराने का मतलब उसको जस्ट छूते हुए निकल जाए, यानी जो अधिकतम ऊंचाई है हमारी वो छत की ऊंचाई यानी 25 मीटर के बराबर होनी चाहिए। प्रारंभ में प्रक्षेपण चाल 40 मीटर प्रति सेकंड दी हुई है। परास का मान हमको निकालना है कि u का मान आप 40 मीटर प्रति सेकंड रखो और h 25 मीटर से ज़्यादा ना जाए, तो उस समय r का मान कितना रहा होगा। तो प्रश्न में हमको दिया है, हाइट दी है 25 मीटर, आप रख सकते हो। r का मान निकालना है, u का मान 40 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। अब अगर हम मान लें कि यदि गेंद को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंका गया हो, क्षैतिज दिशा से थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंका गया हो, क्षैतिज से थीटा कोण है, जैसा कि हम लोग जो सूत्र इसके पहले लिखे हैं उनमें अधिकांश में क्षैतिज से ही कोण थीटा रखते हैं, तो हम उसी सेंस में मानेंगे। प्रश्न में कभी हमको ऊर्ध्वाधर से निकालने की जरूरत पड़ेगी तो 90 माइनस थीटा कर लेंगे, जैसे थोड़ा पहले एक प्रश्न में किए थे। तो यहाँ अगर गेंद को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंका गया हो, तो वेग का जो क्षैतिज घटक होगा यानी x अक्ष की दिशा वाला घटक होगा वो u cos थीटा होगा, और वेग का ऊर्ध्व घटक क्या होगा, uy, अगर आप उसको कहो y अक्ष के अनुदिश, तो u sin थीटा होगा। ठीक, सूत्र हमें पता है। अच्छा, हमने जानबूझ के इस तरह से इस प्रश्न को हल किया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालते समय, देखिए कुछ निश्चित मानों के लिए तो हमें लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात याद रहते हैं। 0 अंश का याद है, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, है ना, इस तरह वाले तो पता हैं। पर उनके बीच का अगर कुछ आ गया तो फिर या तो हमें सारणी की ज़रूरत पड़ेगी, जो त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी है, या तो उनकी ज़रूरत पड़ेगी, या फिर प्रश्न में दिया हो कि इस कोण के इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान इतना होगा, है ना। अगर नहीं दिया है तो फिर साइन इनवर्स इतना या कॉस इनवर्स उतना करके छोड़ना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल तो हम इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे कि हमको मान ना रखने पड़े ज़्यादा। हरदम तो हम ये ट्रिक नहीं अपना सकते, फिलहाल इस प्रश्न के लिए काम चल जाएगा। तो h का मान यानी जो हमारा ये सूत्र होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, यहाँ सारे प्रतीक अपने सामान्य अर्थों में हैं। u प्रक्षेपण वेग है, थीटा क्षैतिज से बना कोण है, g उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण है, और h ऊंचाई है। ठीक, इसी सूत्र को हम u साइन थीटा का स्क्वायर ऊपर लिख सकते हैं। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम u साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बाकी 2g तो नीचे है ही है। और u साइन थीटा हमारा क्या है, ये वेग का ऊर्ध्व घटक यानी uy है, तो इसको हम uy स्क्वायर अपान 2g भी लिख सकते हैं। अब h का मान हमको दिया हुआ है 25 मीटर है, g का मान जब कुछ नहीं कहा गया है तो 9.8 रख लेते हैं, है ना, या तो प्रश्न में 10 दिया होता सरलता के लिए, गणना की सुविधा के लिए 10 मान लीजिए, तो नहीं दिया है तो 9.8। तो uy स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2g इधर चला जाएगा, गुणा में 2gh, 2 गुणा g गुणा h। अच्छा, बीच में हमने कई जगह मात्रक नहीं लिखे हैं, चूँकि ऊंचाई मीटर में, चाल मीटर प्रति सेकंड में, तो बाकी g का मान यसाई मात्रक में, तो जो भी हमारे उत्तर आते चलेंगे वो भी यसाई मात्रकों में आएंगे। तो यहाँ से uy स्क्वायर कितना हो गया, 25 दूनी 50 गुणे 9.8 है, 490 हो गया, यानी uy का मान कितना होगा, वर्गमूल के अंदर 490 मीटर प्रति सेकंड। अभी इसको सरल नहीं कर रहे, लास्ट में फिर जो निकालना होगा गुणा भाग में तब देखते हैं। अच्छा, किसी भी समय पर वेग, चाहे वो आप प्रक्षेपण के समय का ले लो चाहे रास्ते में कहीं का ले लो, वेग का क्षैतिज घटक और वेग के ऊर्ध्व घटक दोनों के वर्गों को आप जोड़ दो तो वह उस समय के वेग के वर्ग के बराबर होगा, है ना। तो यानी u स्क्वायर का मान ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। दो वेक्टर अगर एक दूसरे से 90 अंश पर हों तो उनके परिमाणों के वर्गों का योग
वो उनके परिणामी के वर्ग के बराबर होता है मान के। अब यहाँ से यू वाई का मान हमको मिल चुका है, यू का मान हमको पता है 40 मीटर पर सेकंड, तो हम यू एक्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर, है ना, या यू एक्स कहो तो इसी का वर्गमूल हो जाएगा, है ना। कन्फ्यूजन हो तो इसको आप ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लो, है ना। अब यू एक्स कितना हुआ, ठीक है, यू का मान 40 मीटर पर सेकंड पता है, ठीक। यू वाई स्क्वायर कितना है, यहाँ हम लोगों ने यू वाई स्क्वायर 490 निकाला ही था। 40 का वर्ग 1600, 1600 माइनस 490 1110, ये वर्गमूल के अंदर 1110 मीटर पर सेकंड, ये हमारा हुआ वेग का क्षैतिज घटक यानी यू एक्स। अच्छा, परास का सूत्र हम लोगों को क्या पता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी जानते हैं हम लोग, इसको हम तोड़ लेते हैं। साइन 2 थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा कास थीटा हो जाएगा, है ना। दो को हमने अलग कर लिया, एक यू साइन थीटा के साथ कर दिया, एक यू कास थीटा के साथ कर सकते हैं ऐसा। तो टू यू साइन थीटा इंटू यू कास थीटा, क्योंकि यहाँ अगर करेंगे तो यू और यू स्क्वायर हो गया और 2 साइन थीटा कास थीटा, तो इसी को हमने खाली रीअरेंज कर लिया है, फिर से व्यवस्थित कर लिया है। अब यू साइन थीटा क्या है, ये वेग का ऊर्ध्व घटक है यानी यू वाई है। यू कास थीटा क्या है, वेग का क्षैतिज घटक यानी यू एक्स है ना। और ये हम लोग निकाल चुके हैं, यू एक्स निकाल चुके हैं, यू वाई निकाल चुके हैं, तो ये मान हम सीधे यहाँ रख सकते हैं, है ना। तो आर हमारा क्या होगा इन परिस्थितियों में, जब हमारे इस थीटा पे जा रहे थे, ध्यान दो अब यहाँ जब हम पहुँचे हैं ना, तो हमको थीटा की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सीधे हम निकाल ले गए थे बीच में क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक। तो यू वाई का मान हमने वहाँ से रख दिया, यू एक्स का मान यहाँ से रख दिया, सरल करते चले गए, लास्ट में 150.5 मीटर हमारा उत्तर आया। यानी इस परिस्थिति में गेंद जब छत से ना टकराए और तब वो 150.5 मीटर क्षैतिज दूरी पर होगी। यानी गेंद को आप 150.5 मीटर क्षैतिज दूरी तक फेंकने के लिए अगर व्यवस्था करोगे तो 40 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंके जाने पर गेंद बिना छत से टकराए गुजर जाएगी। अच्छा, इसी प्रश्न में अगर हम लोग थीटा वाला काम रखते तो फिर हम क्या कर सकते थे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g में एच का मान पता है, जी रखते यू रखते तो यहाँ से साइन थीटा का मान निकालते, सरल करते तो इसमें शायद साइन थीटा 0.553 आ रहा है। अब या तो आपको पता होता कि थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा का मान 0.553 होता है, तब आप लगा पाते इस सवाल को, क्योंकि बाद में हमको भी कास थीटा भी चाहिए, है ना। मान लो कास थीटा तो हम निकाल लेते, तो ठीक है, या कर सकते थे साइन थीटा को हम छोड़ देते 0.553, वहाँ से कास थीटा क्या होता, वर्गमूल के अंदर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, है ना। तो सॉरी, कास थीटा बराबर वर्गमूल के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वहाँ से मान रख करके हम कास थीटा निकाल लेते, तो भी साइन थीटा और कास थीटा मिल जाता, तो भी हम लगा सकते थे। तो हमारे पास कई तरीके हैं इस सवाल को लगाने के। चलिए फिलहाल अभी तो यही तरीका, और प्रक्षेप्य गति में हम लोग फिलहाल मुख्य रूप से पहले थ्योरी पढ़े थे, अभी कुछ सवाल लगा लिए हैं। अब इस पाठ में समतल में गति में मुख्य रूप से हम लोगों को वृत्तीय गति पढ़ना है, खासतौर पर एक क्षैतिज तल में वृत्तीय गति। तो ठीक है, अगला पाठ हम लोग अगला पाठ क्या, इसी पाठ में इसी इकाई के अंतिम भाग में हम लोग एक समान वृत्तीय गति शुरू करेंगे। तो आज के लिए अभी इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, ठंडी और कोविड दोनों से बचिए। धन्यवाद।